दिल आज फिर दिमाग से विद्रोह कर बैठा। क्या ऐसी ही जिंदगी की उम्मीद की थी उसने? क्या ऐसे ही जीवन साथी की कल्पना की थी उसने? खुद वो कितनी संभावनाओं से भरी हुई थी। अपना रास्ता तलाश कर मंजिल तक पहुंचना वो जानती है। रिश्तों के तारों के छोर सहलाकर उन्हें जोड़ना भी उसे आता है। जीवन साथी ऐसा हो जिस पर नाज कर सके। उसका कोई तो रूप ऐसा हो। वो शारीरिक रूप से ताकतवर हो या मानसिक रूप से परिपक्व हो। खुला व्यक्तित्व हो या फिर आर्थिक रूप से हर सुख दे सके, या फिर भावनात्मक रूप से इतना प्रेमी हो कि उसके माधुर्य में डूब जाओ। कोई तो कारण होना चाहिए किसी पर आसक्ति का। प्यार सिर्फ साथ रहने भर से हो सकता है, एक दूसरे की कुछ मूलभूत जरूरतें पूरी करने से हो सकता है, लेकिन आसक्ति बिना कारण नहीं हो सकती। छल कपट से भरा दिमाग कभी किसी को निस्वार्थ प्यार नहीं कर सकता और न पा सकता है। ऐसे इंसान पर प्यार लुटाना लुटने जैसा प्रतीत होता है। दिमाग समझता है जिंदगी को नहीं बदल सकते हम, इंसान को नहीं बदल सकते। पति की काबिलियत, स्वभाव या क्षमता को घटा बढ़ा नहीं सकते। सब कुछ लेकर चालाकी से अपनी टांग ऊपर रखने की आदत को नहीं बदल सकते, पर खुद को बदल सकते हैं। खुद के नजरिए को बदल सकते हैं। दिमाग की यह घायल समझ दिल से आंसुओं के सैलाब में बह जाती है जब दिल नहीं सुन पाता है किसी की, जब दिल खुद से ही तर्क करने लग जाता है। पूरी जिंदगी रीत गई, अब क्या समेटना है। अब तक जिंदगी के हर पहलू को अपने सकारात्मक नजरिए से देखती रही, पर कब तक दिल में उठ रही नफरत को दबाती रहती। क्या किसी ऐसे ही जीवन साथी की कल्पना की थी उसने, जो सिर्फ बिस्तर पर ही रोमांटिक प्रणयी हो? आज वैभवी के दिल के तार झंझना गए थे। उसके पिताजी ने अपनी छोटी सी जायदाद के दो हिस्से कर अपने दोनों बच्चों में बांट दिए थे। भैया का परिवार मुंबई में रहता था। उसकी नौकरी वहीं पर थी। वो खुद दिल्ली में रहती थी और मां पिताजी चंडीगढ़ में रहते थे। डॉक्टर ने पिताजी को हार्निया का ऑपरेशन कराने के लिए कह दिया था। पिताजी काफी समय से तकलीफ में थे। जब ये पिछली बार चंडीगढ़ गई थी तो मां ने पिताजी की तकलीफ के बारे में उसे बताया था। वो विचलित हो गई थी। उसने भैया से फोन पर बात की तो भाई ने यह कहकर मजबूरी जता दी थी कि इतनी छुट्टी उसे एक साथ नहीं मिल सकती कि वो चंडीगढ़ जाकर ऑपरेशन करा सके, और साथ ही मां से तेरी भाभी की बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए मुंबई लाकर भी ऑपरेशन की बात नहीं सोच सकता। वैसे भी तू जानती है वैभवी, छोटा सा फ्लैट, पढ़ने वाले बच्चे, बीमार आदमी के साथ बड़े शहर में बहुत मुश्किल हो जाती है। भैया ने मजबूरी जताते हुए कहा। तो फिर क्या पिताजी को ऐसे ही तकलीफ में मरने के लिए छोड़ दें? वैभवी के स्वर में तल्खी आ गई थी। तो फिर तू चली जा या फिर प्रकाश चला जाए। उसकी तो सरकारी नौकरी है, छुट्टी मिलने में इतनी दिक्कत भी नहीं होगी। उसके स्वर की तल्खी भांप कर वो भी चिढ़ गया था। लेकिन भैया, बेटे के होते हुए दामाद का एहसान लेना क्या ठीक है? वो अपने को संयमित कर लाचारी से बोली थी। क्यों? जब हिस्सा मिला तब तो बेटी दामाद जैसी कोई बात नहीं हुई, और अब जिम्मेदारी निभाने की बात आई तो वो दामाद हो गया। भैया भुन्नाता हुआ बोला। वो दुखी हो गई थी। दिल किया कि कोई तीखा सा जवाब दे दे, पर चुप रह गई। आखिर गलत भी नहीं कहा था, पर यह सब कहने का अधिकार भी भैया को तभी था जब वो अपने कर्तव्य का हर समय पालन करता। वो तो जायदाद में हिस्सा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उसने पिताजी को बहुत मना भी किया था, पर एक तो मां पिताजी की जिद और दूसरे प्रकाश की चाहत भांप कर उसने हां बोल दी। सोचा जायदाद पाकर ही सही, प्रकाश उसके मां पिताजी के लिए नरम रुख अपना ले। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर उसे चंडीगढ़ जाने में भी आसानी हो जाएगी। एकदम मना नहीं कर पाएगा प्रकाश उसे। पर भैया के व्यवहार में तब से तटस्थता आ गई थी। भाभी तो हमेशा से ही तटस्थ थीं, पर भैया का व्यवहार वैसे सामान्य था। उसे अपनी परवाह नहीं थी। बस मां पिताजी का ध्यान रख ले भैया, इसी से वो खुश रहती। पर भैया के जवाब से उसका दिल टूट गया था। भैया का अगर जवाब ऐसा है तो प्रकाश का जवाब तो वो पहले से ही जानती है। फिर भी उसने सोचा एक बार तो प्रकाश से बात करके देख ले।
उससे और मां से पिताजी के ऑपरेशन का तामझाम नहीं संभलेगा। कोई भी परेशानी खड़ी हो गई तो एक पुरुष का साथ तो होना ही चाहिए ऑपरेशन के समय। प्रकाश का मूड ठीक सा भांप कर एक दिन उसने प्रकाश से बात कर ही ली। पिताजी की तकलीफ बढ़ती ही जा रही है प्रकाश। कल भी बात हुई थी मां से। डॉक्टर कह रहे हैं कि समय से ऑपरेशन करवा लो। हां तो करवा ले। प्रकाश के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए थे। तुम चलोगे चंडीगढ़ कुछ दिन की छुट्टी लेकर? क्यों, उनके बेटे का क्या हुआ? किस तरह से बोल रहे हो प्रकाश? बात की थी मैंने भैया से, छुट्टी नहीं मिल रही उन्हें। थोड़े दिन की छुट्टी तुम ले लो ना। ऑपरेशन करवाकर तुम आ जाना, फिर कुछ दिन मैं रह लूंगी। फिर थोड़े दिन के लिए भैया भी आ जाएंगे तो पिताजी की देखभाल हो जाएगी। मुझे भी छुट्टी नहीं मिलेगी अभी, कहकर प्रकाश उठकर बेडरूम की तरफ चल दिया। और हां, वो रुक कर बोला, तुम भी वहां लंबा नहीं रह सकती हो। यहां खाने पीने की दिक्कत हो जाएगी मुझे। इतना कहकर प्रकाश चला गया। उसने भी हार नहीं मानी और उसके पीछे चल दी। चलते चलते उसने कहा, प्रकाश, उन्होंने हम दोनों भाई बहन को अपना सब कुछ बांट दिया है, तो हमारा भी तो उनके प्रति फर्ज बनता है। तो प्रकाश तल्खी से बोला, बेटी को ही दिया है क्या? बेटे को नहीं दिया? वो क्यों नहीं आ जाता? उफ! वैभवी का सिर भन्ना गया। प्रकाश के तर्क इतने अजीबोगरीब होते हैं कि जवाब में कुछ भी कहना मुश्किल है। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा तक चला जाता है। दिल घायल हो गया। पिताजी के दो अपंग सहारे, प्रकाश और भैया, जिन पर पिताजी ने अपना सब कुछ लुटा दिया, जिन्हें पिताजी ने अपना आधार स्तंभ समझा, आज कैसा बदल गए हैं। इसके बाद उसने प्रकाश से कोई बात नहीं की। चुपचाप अपना रिजर्वेशन करवाया और जाने की तैयारी करने लगी। प्रकाश के तने हुए चेहरे की परवाह किए बिना वो चंडीगढ़ चली गई। उसकी बेटी इंजीनियर थी और जॉब कर रही थी। 2 दिन बाद वो कुछ दिनों की छुट्टी में घर आ रही थी। वैभवी ने उसे वस्तु स्थिति से अवगत करवाया और चंडीगढ़ चली गई। मां ने वैभवी को देखा तो उन्हें थोड़ा सुकून मिला। वैभवी को देख मां ने कहा, दामाद जी नहीं आए? तुम्हारा बेटा आया जो दामाद आता? वो चिढ़कर बोली, बेटी काफी नहीं है तुम्हारे लिए? मां चुप हो गईं। एक वाक्य से ही सब कुछ समझ में आ गया था। पिताजी ने कुछ नहीं पूछा। दुनिया देखी थी उन्होंने। फिर कुछ पूछना और उस पर अफसोस करने का मतलब था पत्नी के दुख को और बढ़ाना। सब कुछ समझकर भी ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पिताजी का जिस डॉक्टर से इलाज चल रहा था, उनसे जाकर वो मिली। ऑपरेशन का दिन तय हो गया। उसने प्रकाश व भाई को औपचारिक खबर दे दी। डरते डरते उसने पिताजी का ऑपरेशन करवा दिया। मन ही मन डर रही थी कि कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा। पर पिताजी का ऑपरेशन सही सलामत हो गया। उसकी जान में जान आई। पिताजी को जिस दिन अस्पताल से घर लेकर आई, मन में संतोष था कि वो उनके कुछ काम आ पाई। पिताजी को बिस्तर पर लिटाकर, लिहाफ उड़ाकर उनके पास बैठ गई। उनके चेहरे पर उसके लिए कृतज्ञता के भाव थे, जो शायद बेटे के लिए नहीं होते। आज समाज में बेटी को पिता की जायदाद में हक जरूर मिल गया था, लेकिन माता पिता अपना अधिकार आज भी बेटे पर ही समझते हैं। पिताजी ने आंखें बंद कर ली। वो चुपचाप पिताजी के निरीह चेहरे को निहारने लगी। दबंग पिताजी को उम्र ने कितना बेबस व लाचार बना दिया था। भैया व प्रकाश, पिताजी के दो सहारे कहां हैं? वो सोचने लगी। उसे व भैया को पिताजी ने कितने प्यार से पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। वो लड़की होते हुए भी अपने पति की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता की जरूरत पर आ गई। लेकिन भैया, वो पुरुष होते हुए भी अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता के काम नहीं आ पाए। सच है, रिश्ते तो स्त्रियां ही संभालती हैं, चाहे फिर वो मायके के हों या ससुराल के। लेकिन पुरुष, वो ससुराल के क्या, वो तो अपने सगे रिश्ते भी नहीं संभाल पाता और उसका ठीकरा भी स्त्री के सिर फोड़ देता है। पिताजी कुछ दिन बिस्तर पर रहे। उनकी तीमारदारी मां और वो दोनों मिलकर कर रही थी।
भैया ने पापा की चिंता इतनी ही की थी कि एक दिन फुर्सत से माँ व पिताजी से फोन पर बातचीत करने के बाद मुझसे कहा, कुछ जरूरत हो तो बता देना, कुछ रुपए भिजवा देता हूं। उसकी जरूरत नहीं है भैया। रुपए का तो पिताजी ने भी अपने बुढ़ापे के लिए इंतजाम किया हुआ है। उन्हें तो तुम्हारी जरूरत थी। उसने कुछ कहना चाहा, पर रिश्तों में और भी कड़वाहट घुल जाएगी सोचकर चुप्पी लगा गई और तभी फोन कट गया। वैभवी 15 दिन रहकर घर वापस आ गई। प्रकाश का मुंह फूला हुआ था। उसने परवाह नहीं की, चुपचाप अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। प्रकाश ने पिताजी की कुशल क्षेम तक नहीं पूछी, पर उसकी सास का फोन उसके लिए भी और उसके मां पिताजी के लिए भी आया। उसे अच्छा लगा। सभी बुजुर्ग शायद एक दूसरे की स्थिति को अच्छी तरह से समझते हैं। उसकी बेटी वापस अपनी नौकरी पर चली गई थी। पिताजी की हालत में निरंतर सुधार हो रहा था, इसलिए वो निश्चिंत थी। उसके सास ससुर देहरादून में रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एक दिन उसकी सास का बदहवास सा फोन आया। उसकी ससुर जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा था। वे दोनों तुरंत देहरादून के लिए निकल पड़े। प्रकाश का भाई अविनाश, जो पुणे में रहता था, अपनी पत्नी के साथ देहरादून पहुंच गया। पता चला कि प्रकाश के पापा को दिल का दौरा पड़ा था। एंजियोग्राफी से पता चला कि उनकी धमनियों में रुकावट थी। अब एंजियोप्लास्टी होनी थी। अविनाश की पत्नी 6वीं स्कूल में पढ़ाती थी। वो 2-4 दिन की छुट्टी लेकर आई थी। पापा को तो एंजियोप्लास्टी और उसके बाद की देखभाल के लिए लंबे समय की जरूरत थी। प्रकाश के पापा अभी अस्पताल में ही थे। 6वीं की छुट्टियां खत्म हो गई थीं। वो वापस जाने की तैयारी करने लगी। मैं भी चलता हूं भैया, अविनाश बोला। 6वीं अकेले कैसे जाएगी? लेकिन अविनाश, पापा को लंबी देखभाल और इलाज की जरूरत है। कुछ दिन हम रुक लेते हैं। कुछ दिन तुम छुट्टी लेकर आ जाओ, प्रकाश बोला। भैया, हम दोनों की तो प्राइवेट नौकरी है। इतनी लंबी छुट्टियां नहीं मिल पाएंगी और मम्मी पापा को पुणे भी नहीं ले जा सकते। छवि भी नौकरी करती है। कहकर उन्हें कुछ कहने का मौका दिए बिना दोनों पति पत्नी पुणे के लिए निकल गए। अब प्रकाश पसोपेश में पड़ गया। बड़ा भाई होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता था। उसने सहारे के लिए वैभवी की तरफ देखा, पर वहां तटस्थता के भाव थे। मौका पाकर धीरे से बोला, वैभवी, मम्मी पापा को अपने साथ ले चलते हैं। वहां आराम से इलाज और देखभाल हो जाएगी। यहां तो हम इतना नहीं रुक पाएंगे। या फिर एंजियोप्लास्टी करवा कर मैं चला जाता हूं, तुम रुक जाओ। मैं आता जाता रहूंगा। क्यों? मैं क्यों रुकूं? फालतू हूं क्या? नौकरी नहीं कर रही हूं तो क्या मेरी ही ड्यूटी हो गई? छवि या अविनाश नहीं रह सकता यहां? लेकिन जब वे दोनों जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाह रहे हैं तो पापा को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। किसी को तो जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। हाँ तो जिम्मेदारी उठाने के लिए सिर्फ हम ही रह गए हैं और सेवा करने के लिए सिर्फ मैं। कल को पापा की संपत्ति तो दोनों के बीच ही बटेगी, सिर्फ हमें तो नहीं मिलेगी। मुझसे नहीं होगा। कहकर पैर पटकती हुई वैभवी कमरे से बाहर निकल गई। बाहर लॉबी में सास बैठी हुई थी, उदास सी। उनका हाथ पकड़कर किचन में ले गई वैभवी। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था। आंखों में आंसू डबडबा रहे थे। चेहरे पर घोर निराशा थी। मां, वो उनका चेहरा ऊपर करके बोली, खुद को कभी अकेला मत समझना। हम हैं आपके साथ और आपकी ये बेटी आपकी सेवा करने के लिए है। मुझ पर विश्वास रखना। मैं प्रकाश के साथ सिर्फ नाटक कर रही थी। मैं उन्हें कुछ एहसास दिलाना चाहती थी। मुझे गलत मत समझना। आपके पास कुछ भी ना हो तब भी आपके बच्चों के कंधे बहुत मजबूत हैं। वे अपने माता पिता का सहारा बन सकते हैं। सास रो रही थी। उसने उन्हें गले लगा लिया। सास को सब कुछ मालूम था, इसलिए सब कुछ समझ गई थी। मां बेटी जैसा रिश्ता कायम कर रखा था वैभवी ने अपने सास के साथ। और हर प्यारे रिश्ते का आधार ही विश्वास होता है। उसकी सास को उस पर अगाध विश्वास था। मां, चलने की तैयारी कर लो चुपचाप। यहां लंबा रहना संभव नहीं हो पाएगा। आप और पापा हमारे साथ चलिए। दिल्ली में अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल जाएगी और पापा की देखभाल भी हो जाएगी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो मां।
सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डालकर निश्चिंत रहो। पापा की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। सास का मन बार बार भर रहा था। वे चुपचाप अपने कमरे में आ गईं। वैभवी भी अपने कमरे में गई और अटैची में कपड़े डालने लगी। प्रकाश सिटपिटाया सा चुपचाप बैठा था। वो स्वयं जानता था कि वो वैभवी को कुछ भी बोलने का अधिकार खो चुका है। अटैची पैक करते करते वैभवी चुपचाप प्रकाश को देखती रही। अपनी अटैची पैक करके वैभवी प्रकाश की तरफ मुखातिब हुई। तुम्हारी अटैची भी पैक कर दूं? वैभवी, एक बार फिर से सोच लो। पापा को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हम। मुझे तो रुकना ही पड़ेगा, लेकिन नौकरी से इतनी लंबी छुट्टी मेरे लिए भी संभव नहीं है। मां पापा को साथ ले चलते हैं, वरना कैसे होगा उनका इलाज? प्रकाश का गला भर्राया हुआ था। वो प्रकाश की आंखों में देखने लगी। वहां बादलों के कतरे जैसे बरसने को तैयार थे। अपने माता पिता से इतना प्यार करने वाला प्रकाश आखिर उसके माता पिता के लिए इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? पिताजी की याद आते ही उसका मन एकाएक प्रकाश के प्रति कड़वाहट और नकारात्मक भावों से भर गया। लेकिन उसके संस्कार उसे इसकी इजाजत नहीं देते थे। वो अपने सास ससुर के प्रति ऐसी निष्ठुर नहीं हो सकती। कोई भी इंसान जो अपने ही माता पिता से प्यार नहीं कर सकता, वो दूसरों से क्या प्यार करेगा? और जो अपने माता पिता से प्यार करता हो, वो दूसरों के प्रति इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? उसे अपने आप में डूबा देखकर प्रकाश उसके सामने खड़ा हो गया। बोलो वैभवी, क्या सोच रही हो? पापा को साथ ले चले ना? उसने प्रकाश के चेहरे पर पल भर नजर गड़ाई, फिर तटस्थता से बोली, टैक्सी बुक करा लो जाने के लिए। कहकर वो बाहर निकल गई। प्रकाश कुछ समझा कुछ नहीं समझा, पर फिर घर के माहौल से सब कुछ समझ गया। पर वैभवी उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर अपने काम में लगी हुई थी। तीसरे दिन वे मम्मी पापा को लेकर दिल्ली चले गए। पापा की एंजियोप्लास्टी हुई। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद पापा घर आ गए। उनकी देखभाल वैभवी बहुत प्यार से कर रही थी। प्रकाश उसके प्रति कृतज्ञ हो रहा था, पर वो तटस्थ थी। उसके दिल का घाव भरा नहीं था। प्रकाश को तो उसके पिताजी की सेवा करने की भी जरूरत नहीं थी। उसने तो सिर्फ ऑपरेशन के वक्त रहकर उनको सहारा भर देना था, जो वो नहीं दे पाया था। उसके भाई के लिए भला बुरा कहने का भी प्रकाश का कोई अधिकार नहीं था, जबकि उसने अपना भी हिस्सा लेकर भी अपना फर्ज नहीं निभाया था। ये सब सोचकर भी वैभवी के दिल के घाव पर मरहम नहीं लग पा रहा था। पापा की सेवा वो पूरे मनोयोग से कर रही थी, जिससे वो बहुत तेजी से स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। उसके सास ससुर उसके पास लगभग 3 महीने रहे। उसके बाद सास जाने की पेशकश करने लगी, पर उसने जाने नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने जाने का निर्णय ले लिया। प्रकाश और वैभवी उन्हें देहरादून छोड़कर कुछ दिन रुककर बंद पड़े घर को ठीक ठाक कर वापस आ गए। सब कुछ ठीक हो गया था, पर उसके और प्रकाश के बीच का शीत युद्ध अभी भी चल रहा था। उनके बीच की वो अदृश्य चुप्पी अभी खत्म नहीं हुई थी। प्रकाश अपराध बोध महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि कैसे बताए वैभवी को कि उसे अपनी गलती का एहसास है। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो समझ रहा था कि इस तरह बच्चे माता पिता की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालेंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा? कल यही अवस्था उनकी भी होगी, और तब उनके बेटा बेटी भी उनके साथ यही करें तो उन्हें कैसा लगेगा? एकाएक वैभवी की तटस्थता को दूर करने का उसे एक उपाय सूझा। वो वैभवी को टूर पर जाने की बात कहकर चंडीगढ़ चला गया। प्रकाश को गए हुए 2 दिन हो गए थे। शाम को वैभवी रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। उसने जाकर दरवाजा खोला। सामने मां पिताजी खड़े थे। मां पिताजी, आप यहां कैसे? वो आश्चर्यचकित सी उन्हें देखने लगी। हाँ बेटा, दामाद जी आ गए और जिद करके हमें साथ ले आए। कहने लगे अगर मुझे बेटा मानते हो तो चलकर कुछ महीने हमारे साथ रहो। दामाद जी ने इतना आग्रह किया कि आनन फानन तैयारी करनी पड़ी। तभी उसकी नजर टैक्सी से सामान उतारते प्रकाश पर पड़ी। वो पैर छूकर मां पिताजी के गले लग गई।
उसकी आंखें बरसने लगी थीं। पिताजी के गले मिलते हुए उसने प्रकाश की तरफ देखा। प्रकाश मुस्कुराते हुए जैसे उससे माफी मांग रहा था। उसने डबडबाई आंखों से प्रकाश की तरफ देखा। उन आंखों में ढेर सारी कृतज्ञता और धन्यवाद झलक रहा था प्रकाश के लिए। प्रकाश सोच रहा था उसके सास ससुर कितने खुश हैं और उसके खुद के माता पिता भी कितने खुश होकर गए हैं यहां से। जब अपनी पूरी जवानी माता पिता ने अपने बच्चों के नाम कर दी, तो इस उम्र में सहारे की तलाश भी तो वे अपने बच्चों में ही करेंगे ना। फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी, दोनों को ही अपने माता पिता को सहारा देना ही चाहिए।